हेलो नमस्ते, वेलकम टू हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में जाना, इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने जाना कि इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, महंगाई किन कारणों से आती है। जैसे अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मार्केट में जैसे 10 मार्च के बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उनके बाद जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो क्या होगा, उनमें इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। मे बी इट्स 10 रुपीज और 15 रुपीज, वो देखते हैं कितना होता है। तो इन्फ्लेशन क्या है कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में कहीं ना कहीं हमें ये वर्ड सुनने को मिलता ही मिलता है। ठीक, तो इसी इन्फ्लेशन में हम लोगों ने देखा कि भाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस टाइप की होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस टाइप की होती है। उसके बाद हम लोगों ने कोर इन्फ्लेशन को जाना, हेडलाइन इन्फ्लेशन को जाना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो आपकी है उसको किस प्रकार से मापा जाता है, ठीक है ना, इंडिया में उसको किस प्रकार से मापा जाता है। और उसके बाद हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बीच में क्या रिलेशन है, इन्फ्लेशन और आपकी जो ग्रोथ रेट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, इनको कैसे हम फिलिप्स एक कर्व होता है उसके माध्यम से कैसे दर्शाते हैं। तो ये तमाम सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये काफी बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इसमें धीरे धीरे करके क्लियर होते हैं। लेकिन ये 100% है कि ये जो लेक्चर आप एक बार देख लोगे ना, फिर आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, आप उसको इजिली सोल्व कर लेंगे। और ये आप मान के चलिए कि 101% यूपीएससी इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है, चाहे वो किसी फॉर्म में पूछे। वो घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े वो कौन जारी करता है, या वो ये भी पूछ सकता है कि यदि कोई देश है वो अपनी ब्याज दरों को कमजोर कर देता या डाउन कर देता तो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी। तो वो कॉन्सेप्ट वाइज भी पूछ सकता है आपसे, और आपसे जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये वीडियो लेक्चर होने के बाद आपका ये सारे डाउट आपके बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कल जब हम लोगों ने जितनी चीजें कवर की उसके बाद हमारा जो मेन एक पॉइंट आता है वो आता है बेस इफेक्ट का। बेस इफेक्ट, ठीक, कि भाई आधार प्रभाव होता क्या है। देखिए, आधार प्रभाव जैसे हम लोग, मैंने आपको कल भी के लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग महंगाई को मापते हैं वो ईयर टू ईयर मापते हैं, ईयर टू ईयर मापते हैं। कि मान लो अब हम 2022 में महंगाई देख रहे तो 2021 में ही हम उस महंगाई को उस मंथ के साथ कंपेयर करेंगे। मान लो जैसे अब मार्च 2022 में हमें महंगाई की दर देखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्च 2021 में उस महंगाई की दर देखेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंटेज में चेंज आया है उससे हमें पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। ठीक है, अब बेस इफेक्ट क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ईयर, कोई ना कोई वर्ष आपको एक बेस के तौर पर रखना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि सरकार को एक इवेल्युएशन करने में मदद मिलती है। जैसे हमारे भारत में अगर हम लोग बात करें तो हमारा महंगाई का जो बेस ईयर वो हम लोगों ने 2011 मान रखा है। तो हम 2011 से आंकड़ों को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही हम अपनी मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर साल कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इस बेस में, जो इस बेस इफेक्ट में क्या करते हैं, असंतुलन पैदा कर देते हैं, असंतुलन पैदा कर देते हैं। जनरली आप देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कीमत औसतन लगभग एक जैसी ही रहती है। मान लो जैसे दूध है, अब दूध की कीमत औसतन लगभग एक ही रहती है। लास्ट ईयर भी आपका 60 था, इस ईयर भी 60 है, मे भी अगले ईयर 61 हो जाए, तो नॉट कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुए आपके, तो लगभग समान ही रहती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपके पेट्रोल है, या आपका जैसे मान लो खाद्य पदार्थ है, गेहूं वगैरह लगा लो। अब पेट्रोल है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल अनसर्टेन है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो ओपेक के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक कार्टेल है, एक ग्रुप है जो आपका जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, ठीक है ना, वो कार्टेल है। सऊदी अरेबिया है, उसमें कतर है, ओमान है, ये जो सारे देश शामिल हैं उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये प्राइस का, ऑयल का जो प्राइस है ना उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कच्चा ऑयल है वो कहाँ मिलता है, मिडिल ईस्ट में मिलता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर इन्हें लगता है कि भाई दाम डाउन जा रहा है, ऑयल का जो कच्चे ऑयल का जो दाम है वो डाउन जा रहा है, तो ये क्या करते हैं कि प्रोडक्शन आपका कम कर देते हैं।
प्रोडक्शन को कम कर देते। अब जब प्रोडक्शन कम होगा लेकिन डिमांड तो हाई है, डिमांड हाई होने के कारण रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ओपेक जो ये कार्टेल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तेल की कीमतों में, ठीक है। तो तेल की कीमतों में बड़ी अनसर्टेनिटी चीजें होती हैं कि आज आपका मे भी हो सकता है, जैसे मान लो आज की मैं बात करूं तो 95 है, तो हो सकता है कि 10 तारीख के बाद ये 110 हो जाए, 115 हो जाए। तो देखिए कितना चेंज हो गया आपका, लगभग आपका 20 रुपए का चेंज आ गया ना, 15 से 20 रुपए का। तो ये क्या, ये ड्रास्टिकली चेंज है, ठीक। अब जैसे ही खाद्य पदार्थों की बात करें हम लोग, मान लो आप गेहूं की बात करें, अब सरकार ने एमएसपी लॉन्च किया 1900 रुपए पर क्विंटल का, लेकिन कल को इलेक्शन है, मान लो लोकसभा के इलेक्शन आ गए, तो सरकार ने क्या किया, 2500 रुपए इसका भाव बोल दिया, 2500 रुपए क्विंटल देंगे। तो क्या होगा, एकदम से चेंज आ गया गेहूं के रेट में, ठीक है ना। तो ये जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के लिए हमारी तेल के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, और खाद्य पदार्थों को तो आप समझते हो कि वो तो हर आदमी की नीड है। तो इनके दामों में क्या होता रहता है, एक उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसको क्या हम लोग, जिसके कारण क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति की जो सही दर है, मुद्रास्फीति की जो सही दर है वो हमें पता नहीं चल पाती, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में नाम दे दिया बेस इफेक्ट, इसी को नाम दे दिया आपका बेस इफेक्ट या आधार प्रभाव, ठीक है। तो देखिए यह एक सांख्यिकी प्रभाव होता है जिसमें मुद्रास्फीति की दरें या तो जरूरत से अधिक नजर आती हैं या इससे कम नजर आती हैं, ठीक है। इससे क्या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब जब एक्चुअल आपको स्थिति नहीं पता है तो या तो आपको लगेंगी कि कीमतें अचानक से ज्यादा बढ़ गई हैं, या आपको लगेगा कि कीमतें अचानक से डाउन हो गई हैं, ठीक। जैसे 105 रुपए पेट्रोल था तो अचानक से 95 पे आ गया, तो आपको लगा कि भाई एकदम कीमतें डाउट हो गई, लेकिन महंगाई की दर कितनी बढ़ी कितनी घटी है वो इससे क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये क्या है, स्पीडली चेंज हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में कृषि वस्तुएं और कच्चे तेल के मामले में इस प्रभाव को देखा जा सकता है, और यह मुद्रास्फीति की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि महंगाई जब भी नापते हैं हम लोग, वो ईयर टू ईयर ही हम लोग मापते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पिछले महीने को देखकर आज के महीने महंगाई देख लोगे, नहीं, आपको क्या लास्ट ईयर का देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर में इतनी महंगाई थी, इस ईयर में इतनी महंगाई है, तब आप समझ पाओगे कि मुद्रास्फीति को कैसे परसेंटेज में निकाला जा सकता है। तो ये बेस इफेक्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इंडिया में मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है, कैसे हम लोग मापते हैं। तो 3 मेथड है जो भारत सरकार अपनाती है। पहला है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकंड वन है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड थर्ड वन है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये 3 इंडेक्स है, इनका यूज करती है। तो देखिए इंडेक्स वैसे होते क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होगे। मान लो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अब इसमें देखिए वेटेज देखिए आप, जैसे फूड से रिलेटेड जो चीजें हैं, हाउसिंग का खर्च कितना आता है, फ्यूल और लाइट, क्लोथिंग और फुटवेयर, पेन, तंबाकू, इंटॉक्सीडेंट, मिसलिनियस, जो इतनी सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी मिलकर क्या करती हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाती है। इंडेक्स का मतलब सूचकांक बनाती है, जिसमें बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों का एक औसत पैमाना लेकर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक, क्योंकि हमें बस पता होना चाहिए कि कैसे होता है। मान लो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो टूथपेस्ट है, उसका रेट 20 रुपए है आपका। मैं ये मार्च 2021 की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे टूथपेस्ट का रेट था 20 रुपए, शूज पॉलिश जो होती है उसका रेट था 40 रुपए, उसके बाद आपका जो पनीर है मान लो उसका रेट था 60 रुपए। तो ये कितने रुपए हो गए, 60 और 100 120 रुपए हो गए आपके, ठीक है। तो 3 से एवरेज निकालेंगे तो 40%, तो 40% इसकी एवरेज आई। अब इन्हीं प्रोडक्टों का अगर हम लोग देखते हैं मार्च 2022 में क्या रेट है, मार्च 2022 में देखिए, जैसे मान लो इसका 25 रुपए हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आपका जो 60 रुपए था वो 65 रुपए हो गया, और उसके बाद जो आपका 80 रुपए था वो बढ़ के, मान लो जितना भी था 40 रुपए था वो बढ़कर आपका यहाँ पर 60 रुपए हो गया। तो इनको जोड़ लो तो इसकी एवरेज इनसे ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि महंगाई में जो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज करते हैं, जो आप और हम यूज करते हैं, वो लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना उनमें परसेंटेज चेंज हुआ और कितनी उनकी कीमतें बढ़ी है, ठीक है। उसको परसेंटेज में निकाल देंगे और इस प्रकार से हम लोग
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से मुद्रास्फीति की दर का पता लगा लेंगे। ठीक, अब सेकंड चीज, ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अब कंज्यूमर तो एक प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो थोक विक्रेता वर्ग है, वो क्या करते हैं, बल्क में चीजों को खरीदते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने मैक्स जो ये रिटेल शॉप होते, बड़े बड़े बिग बाजार है, बिग बास्केट है, ये क्या करते हैं, थोक में चीजों को खरीदते हैं। तो यहां पर चीजें आपको सस्ती मिलेंगी क्योंकि वो होलसेल का रेट है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर भी चीजों की एक टोकरी बना ली जाती है, उस टोकरी की एवरेज निकाल ली जाती है और उसको लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन कर लिया जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि इन वस्तुओं में होलसेल के रेट में कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, थर्ड वन, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब जो किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसकी जो लागत होती है वो अलग होती है। किससे, होलसेल के प्राइस से या कंज्यूमर के प्राइस से। मान लो एक कंपनी है, वो कार बाइक बनाती, तो उसने 40,000 की बाइक उसको मिलती है, वो थोक में सप्लायर को देता है 60,000 रुपए की, और वो सप्लायर फिर आम आदमी को भी देता है 80,000 रुपए की। तो देखो तीनों के रेट है या नहीं अलग, तीनों के रेट अलग अलग है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें भी एक बास्केट बना के देख लेंगे कि लास्ट ईयर में क्या चेंज था, इस ईयर में क्या चेंज है। सिंपल है। चलिए, अब आपको जो याद रखना है, ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और आगे भी पूछ सकता है कि भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि डब्ल्यूपीआई का यूज किया जाता है या सीपीआई का यूज किया जाता है। तो देखिए, पॉलिसी मेकिंग की जब बात आती है, अगर जब भारत सरकार जो अपनी पॉलिसी बनाती है महंगाई को रोकने के लिए कि क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डब्ल्यूपीआई का यूज करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करती है। और जब माइक्रो लेवल पर चीजों को देखना होता है, मतलब एक आदमी की कितनी आय है, माइक्रो और मैक्रो का हम लोगों ने डिफरेंस पहले समझ चुके हैं। माइक्रो लेवल में जब हमें पता लगाना होता है कि भाई एक व्यक्ति की कितनी आय है, उस आय में उसका कितना खर्च है, कितना वो उसका कंज्यूम करता है, अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करता है, इस एजुकेशन की इस साल की फीस इतनी थी, पिछले साल की इतनी थी। जब हम इन तमाम चीजों का यूज करते हैं और उनमें महंगाई की दर को हमें ज्ञात करना पड़ता, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सरकार सीपीआई का यूज करती है। तो भारत सरकार दोनों आंकड़ों का यूज करती है, सीपीआई का भी यूज करती है और डब्ल्यूपीआई का भी यूज करती है। ठीक है, अब देखिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए डब्ल्यूपीआई का यूज किया जा रहा है। डब्ल्यूपीआई मैक्रो लेवल पर, मैंने बता दिया, मैक्रो लेवल पर आपका डब्ल्यूपीआई और माइक्रो लेवल पर आपका सीपीआई का यूज किया जाता है। अब जो डीप डब्ल्यूपीआई से संबंधित जो आंकड़े, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, अपने नोट्स बना लेना। देखिए, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूं कि अपने नोट्स बनाने क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जब रिवीजन की बात आएगी ना, तब रिवीजन की बात आएगी तो आप बुक पढ़ने की तरफ नहीं भागना चाहिए। आपको पता चला आप बुक खोल के बैठ गए, मान लो ये पॉलिटी है या मान लो ये इकोनॉमिक्स है या कोई पॉलिटी है, जियोग्राफी, कोई भी बुक हुई, अब आप उसको रिवीजन के लिए जब आपको वो बुक उठानी पड़ेगी, तो वो आप क्या करोगे, उसको पढ़ने लग जाओगे। और रिवीजन का मतलब पढ़ना नहीं होता, रिवीजन का मतलब होता है क्विकली आप उस चीज से एक बार गो थ्रू हो जाओ और वो आपके दिमाग में चिपक जाए, बस इतना होता है। अब आप अगर रिवीजन में ही किसी बुक को 3 दिन लगा रहे हो, किसी टॉपिक को 3 दिन दे रहे हो या किसी सब्जेक्ट को 3 दिन दे रहे हो, तो वो रिवीजन नहीं है, वो तो फिर स्टडी होगी आपकी। ठीक है ना, तो आपको स्टडी फिर उस टाइम पे अभी करो, आप स्टडी करनी है अभी करो, आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजों को सीखो। बट जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उनपे पॉइंट लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है, सर ने ये बताए थे, ये हमारे लिए जरूरी है, उनको फिर आप रिवाइज करो। आपका 3-4 घंटे में वो काम हो जाना चाहिए, ना कि 3-4 दिन में। ये डिफरेंस होता है आपका स्टडी में और रिवीजन में। ठीक है, तो रिवीजन के टाइम पे रिवीजन करो, अभी स्टडी का टाइम है आपके पास बचा हुआ है, तो अभी आप रिवाइज करो। ठीक, तो चलिए, जो डब्ल्यूपीआई से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, आर्थिक सलाहकार विभाग, वो इसको हर महीने जारी करता है। और इससे ये जो हर महीने जारी करने की जो सिफारिश थी वो किस समिति ने की थी, वो आपकी की थी अभिजीत सेन समिति ने, अभिजीत सेन समिति ने उसको जारी किया था। ठीक है, अब जो सेकंड नोट करने की बात है वो है, तो सर डब्ल्यूपीआई के आंकड़े अगर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता, तो सीपीआई के आंकड़े कौन जारी करता, तो सर सीपीआई के आंकड़े आपका सीएसओ जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, सीएसओ जारी करता है। वर्तमान में डब्ल्यूपीआई का आधार साल क्या है, आधार हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, बेस ईयर 2011-12, और इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, सीपीआई का आधार क्या है, 2012।
ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक, अब यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वेटेज क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में वेटेज क्या है। देखिए होलसेल में जितनी भी वस्तुएं है ना, उनको 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर लिया गया, कैटेगराइज कर लिया गया है। जैसे पहला है आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, सेकंड है आपका फ्यूल एंड पावर, थर्ड है आपका प्राइमरी आर्टिकल, जो प्राथमिक वस्तुएं होती है जिनसे मैन्युफैक्चरिंग करके आपका कुछ ना कुछ कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें वेटेज देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का 64.97%। उसके बाद आपका फ्यूल, उसके बाद आपका प्राइमरी जो आर्टिकल्स है उनका है और 20.12, और उसके बाद है आपका फ्यूल का और पावर का 14.91। तो यूपीएससी आपसे इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि विनिर्माण जो वस्तुएं होती है उनका वेटेज डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका है, और उसके सबसे कम है फ्यूल और पावर का। यूपीएससी आपसे कंफ्यूज करेगी, वो क्या करेगी, फ्यूल और पावर को सबसे आगे रखेगी। अब आपके दिमाग में ये जाएगा कि हम लोग पेट्रोल एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज होगा, और आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की दर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया, बट एक बार देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिए। भारत में मुद्रास्फीति की दर को निकालने के लिए पॉइंट टू पॉइंट विधि का यूज किया जाता है, P2P भी बोलते हैं इसको, या इसे हम ईयर ऑन ईयर भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, यदि हमें मार्च 2022 के लिए महंगाई की दर निकालनी है तो मार्च 2022 के WPI के मूल्य की तुलना मार्च 2021 के WPI के मूल्य से की जाएगी और प्रतिशत परिवर्तन का पता लगा लिया जाएगा। यही हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। एग्जाम्पल से समझिए, 2022 में WPI का जो रेट है वो 550 रुपए है। अब 2021 में WPI का जो रेट था वो कितना था, 500 रुपए था। तो कितना चेंज हो गया, 50 रुपए का। बेस कितना, 500 के ऊपर, इंटू में 100, काट दो 5 10 10, तो यहां पर महंगाई की दर कितनी निकल के आ गई, 10%। सिंपल, इससे सिंपल तरीके से आपको नहीं समझा होगा आपने कभी भी, इससे सिंपल तरीके से आपको कोई समझा भी नहीं सकता, इतना आसान है। अब आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े तो अब आपको जब भी आपके सामने ये आए कि थोक महंगाई दरों में परिवर्तन हुआ, होलसेल प्राइस में कुछ चेंजेस हुए, तो आप समझ जाओ ये चेंज कैसे हुए हैं, कौन सी आर्टिकल की आपकी कीमतें बढ़ी हैं, कैसे सरकार उसको टैकल करेगी। उसके बाद जो परसेंटेज फॉर्म में जो महंगाई लिखते हैं कि भाई 4% महंगाई दर बढ़ गई, 2% महंगाई दर बढ़ गई, 8% महंगाई दर बढ़ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज कैसे निकलती है। ये मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब आगे अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि भारत सरकार के अंदर भी और जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा भी ये डिमांड की जाती है कि भारत सरकार को सीपीआई का यूज करना चाहिए, ना कि डब्ल्यूपीआई का। पॉलिसी बनाने के लिए डब्ल्यूपीआई का यूज करना चाहिए, ना कि सीपीआई का। लेकिन क्यों कहते हैं वो लोग, क्योंकि सीपीआई की अपनी कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, तो देखिए, पहली बात है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कस्टमर से जुड़ी हुई चीजों का, कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है ना, आपको मान लो थोक में जो चीनी है उसका रेट है 38 रुपए, ठीक है, और आप जो प्राइस लेते हैं रिटेल में जो कंज्यूमर का पड़ता है वो है 42 रुपीज। तो सर ये जो 4 रुपए का है ये तो कंज्यूमर को ही पे करना है ना, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता। किसमें, डब्ल्यूपीआई में इसको काउंट नहीं किया जाता। तो एक्चुअल आंकड़े आपको पता ही नहीं चलते कि कंज्यूमर के ऊपर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सेकंड चीज है, इसके कारण क्या होता है कि वास्तविक जीवन यापन खर्च का पता नहीं चल पाता कि भाई व्यक्ति को एक्चुअल में कितनी लागत लग रही है अपना जीवन को यापन करने में, या एक महीने में व्यक्ति का कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट आ रहा है, एक परिवार का एक महीने का कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रहा है, इसके बारे में पता नहीं चलता। क्योंकि सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो होलसेल प्राइस के जो आंकड़े उनको ध्यान में रख के बनाती है, जबकि कंज्यूमर जो चीजों को खरीदता वो क्या करता, वो कंज्यूमर प्राइस के ऊपर चीजों को खरीदता है। 38 रुपए की चीनी आपको थोक में मिलेगी, बट ग्राहकों को कितने रुपए मिलेगी, 42 रुपए में, 45 रुपए में। तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएट आ जाता है आपका रेट में। ठीक है, अब सेकंड चीज है, डब्ल्यूपीआई में शामिल सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सेवाओं की भूमिका होती है। जैसे डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई में आपने जैसे मान लो टूरिज्म है, आपने कहीं पर घूमने के लिए गए, या आपने कोई हेल्थ सर्विस ले ली, या आपने कोई जिम ज्वाइन कर लिया,
तो इनकी भी तो एक लागत आती है ना, इनकी भी तो एक कॉस्ट आती है। इन सारी सेवाओं को WPI में शामिल नहीं किया जाता। तो WPI में केवल 697 वस्तुओं को शामिल कर लिया जाता, उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। और कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा तो नहीं होगा कि उसको किसी न किसी सर्विस की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत तो पड़ेगी सर। तो इसलिए WPI कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है वास्तविक आंकड़े दिखाने में कि महंगाई एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, अब इसलिए क्या कि भारत में CPI के प्रयोग की बात चल रही है और RBI द्वारा भी यह कहा जा चुका है कि वह मुद्रास्फीति के बारे में निर्णय लेते हुए CSO के द्वारा बनाए गए CPI न्यू सीरीज का ध्यान में रखेगा। CPI न्यू सीरीज को ध्यान में रखेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यू सीरीज को ध्यान में रखेगा। लेकिन यहां पर आप लोग चीज देखिए कि CPI की भी कुछ अपनी कमियां हैं। आप प्रॉपरली भी CPI के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकते। कैसे? CPI में आप भारत सरकार जो टैक्स में चेंजेस करती है इसको CPI शामिल नहीं करता। ठीक है ना, वो क्या था, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में उसको शामिल किया जाता है और वो उसको CPI में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें भी ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो CPI में इंक्लूड नहीं होते और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते, उसको WPI में शामिल किया जाता है। इसलिए आज के टाइम में जो रेलिवेंट है वो ये है कि मैक्रो लेवल पर जब हमने इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का मुद्रास्फीति के बारे में देखना तो हम लोग WPI का यूज करें। माइक्रो लेवल पर किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी खर्च के बारे में, उसका महंगाई पर उसके प्रभाव के बारे में अगर हम लोग बात करनी है तो हम लोग किसका यूज करें? CPI का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि CSO के द्वारा 3 प्रकार के CPI जारी किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CSO के द्वारा 3 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किए जाते हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइन। अब ये क्या चीज है CPI रूरल? देखिए, जो गांव में लोग रहते हैं उनकी जो लागत होती है जीवन यापन करने की वो शहर की तुलना में कम होती है। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? गांव में जो लोग रहते हैं उनको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है वो शहर की तुलना में कम आती है। उसका रीजन है, जैसे गांव में आप फ्री में सब्जी है मिल जाती है आराम से, पड़ोस में किसी ने उगा रखी है आपको दे दिया। या उसके बाद आप लोग देखिए वहां पर जो दूध की कीमत है वो भी कम है। उसके बाद आप लोग देखिए जो उनका खाने का पैटर्न है, अब शहर में तो प्रोटीन कॉन्शियस डाइट ज्यादा लेते हैं लेकिन गांव में इतना ज्यादा फोकस इन चीजों पे नहीं किया जाता। वहां तो जैसे हरियाणा में तो सुबह अपना दही के साथ खा ली, दिन में अपना चटनी के साथ खा ली और नाइट में रात को अपना दूध के साथ खा ली। तो सर यहाँ पर सब्जी का तो कोई नाम ही नहीं हुआ, तो खर्चा कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए कि जो गांव में लोग रहते हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो शहर के लोगों की तुलना में कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए उनको अलग से आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे और उसका एक अलग से इंडेक्स भी आपको जारी करना पड़ेगा कि गांव के लोगों की लाइफ के ऊपर मुद्रास्फीति किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ये आप CPI रूरल के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं CPI अर्बन की भी वही बात है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर शहरों में क्या फर्क दिखता है। ये मैंगो देखिए, ये क्वालिटी की जो चीजें होती है ये सजा धजा के आपको रंग रोगन लगा के इस पे पानी वानी लगा के ऐसा दिखा दिया जाता है कि दैट्स गुड फॉर हेल्थ। ये बिल्कुल न्यूट्रिशंस है, ये बिल्कुल खेत से अभी ताजी आई है और ये सीधा आपकी प्लेट में जाएगी। फार्म टू फोक का एक कॉन्सेप्ट होता है, सीधा खेत से उतरकर आपकी टेबल के ऊपर जाएगी। तो शहरों में ऐसा प्रिटेंड करा दिया जाता है कि चीजें बड़ी न्यूली है। आपने देखा होगा कि शहरों में जो सेब मिलती है वो भी इतनी चमकदार होती है। गांव में कभी आपने चमकदार सेब नहीं देखी होगी, हमने तो नहीं देखी आज तक गांव में। वहां तो वही लाल पीले कलर की जो सेब आती है मिक्स टाइप सी वही दिखती हैं। लेकिन आप शहरों में देखिए मार्केट में जो पोश एरिया की मार्केट वहां पर देखिए ऐसा शाइनिंग वाली सेब है, उनके ऊपर क्या करते हैं मोम लगा दिया जाता है जिससे क्या करें वो फ्रेश भी दिखे और दूर से उसको रिफ्लेक्ट करती है वो चीजें, वो दिखती हैं, अट्रैक्टिव दिखती है। और हर अट्रैक्टिव चीज जब आप लोग उसकी तरफ देखते हैं तो आपका उसके प्रति एक मोह होता है कि भाई मैं भी इस चीज को खरीदने की कोशिश करूं। ठीक है ना, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि खूब अट्रैक्टिवनेस एंड ब्यूटीनेस दो अलग अलग चीज है। कैसे अलग चीज है? एक होती है खूबसूरती और एक होती है सुंदरता। एक होती खूबसूरती और एक होती सुंदरता। जो खूबसूरत चीज होती है
वो क्या होती है, वो चीजों को, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, बट वो डेंजरस भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको गुलाब का, है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं गुलाब का। गुलाब क्या खूबसूरत है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा होगा कि गुलाब सुंदर है, नहीं, गुलाब खूबसूरत होता है, लेकिन खूबसूरत के कारण उसके क्या डिमेरिट भी है, उसमें कांटे भी होते हैं, तो आपको वो चोटिल भी कर सकते हैं। लेकिन सुंदर चीज क्या होती है कि सुंदर इस दुनिया में जो चीज है वो कभी भी आपको खतरनाक नहीं हो सकती। ठीक, सुंदर यहाँ पर क्या होता है, सुंदर जैसे मान लो मैं कमल का फूल कहूं, कमल का फूल, कभी आप लोगों ने सुना कि कोई कहता है कि कमल बहुत खूबसूरत है, नहीं, कमल का फूल वाकई में सुंदर होता है। ठीक है, तो सुंदरता का जो पैमाना है और जो खूबसूरती का पैमाना वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे इस दुनिया में अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो आपकी माँ है, वो आपकी माँ है, क्योंकि उसमें आप कमी नहीं देख सकते और उसमें कमी होती भी नहीं है। वो आपके लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहती है और वो आपको सिर्फ देना जानती है, आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखती, कुछ लेना नहीं जानती। तो दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है तो वो है माँ। और खूबसूरत तो खैर बहुत मिलेंगे आपको, मिल ही जाते कोई ना कोई खूबसूरत। तो खूबसूरत को आपकी जो साथी है, गर्लफ्रेंड, वो भी हो सकती है, प्रेमिका वो भी हो सकती है, लेकिन सुंदर इस दुनिया में एक ही चीज हो सकती है, एक ही प्राणी हो सकता है, उसका नाम है माँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव चीजों की तरफ आप आकर्षित होने से बेहतर है जो आप जो सच में सुंदर है उन चीजों के प्रति आप अपना झुकाव लगाएं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अब उस वीडियो में पीछे साउंड लगा दिया या तड़क भड़क दिखा दी बहुत सारी, वहां पर कुछ आपको ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को मिल गया जिससे आप अपना टाइम उसको दे पा रहे हैं, लेकिन वो पेपर के लिए यूजफुल है ही नहीं। तो आप खूबसूरत चीज के चक्कर में आप अट्रैक्ट होकर उसके पास चले गए, लेकिन वो पेपर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो आपको हानि देगा, वो आपके टाइम का लॉस करेगा। लेकिन जो सुंदर चीज होगी, जो आपके लिए यूजफुल चीज होगी ना, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वो बोरिंग हो सकती है, वो बोरिंग हो सकती है, वहां तक पहुंचना, उसको देखना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी आपका टाइम पास नहीं करेगी। अगर आप उस चीज को अच्छी तरीके से देखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी, लाइफ में भी यूज करेंगे आप उसका, और आप उसको एग्जाम में भी यूज करेंगे। ठीक है ना। और देखिए आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बात है वो है कंटेंट। कंटेंट की ताकत को आप समझिए, कंटेंट बहुत पावरफुल चीज है। आप कुछ भी कंटेंट जब देखने लग जाते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो हिस्सा चिपक जाता है दिमाग में आके, फिर वो दिमाग से निकलता नहीं है आपके। आप फिर कुछ भी अच्छी भी चीज देखते हैं ना तो आप उसका उसके साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि भाई मैंने तो वो पहले वो चीजें देख रखी थी और वो तो बड़ी फास्ट थी, उसमें बड़ा तड़क भड़क था और वो चीजें बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन सर वो बेनिफिशियल नहीं थी, इस बात का आपको पता नहीं है। तो कंटेंट की ताकत बहुत ज्यादा, और यूट्यूब पर आज के टाइम में इतना सारा कंटेंट है कि आप एक बटन दबाओगे आपको 1000 ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन उसमें कंटेंट कितना अच्छा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। अगर आपकी सोच डेवलप हो गई है तो आप उन चीजों को आप पसंद करोगे जो वाकई में आपको समझदार लगेंगे, वाकई में आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए कुछ ना कुछ यूजफुल है। ठीक है ना। बाकी तो वीडियो तो 1000 है, कोई ना कोई वायरल होती रहती है, आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट है, वो हमारे यूज की नहीं है। आप अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो और हमारे पास अभी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम सच में है भी नहीं। जीवन में बहुत लंबा टाइम पीरियड है, जीवन बहुत लंबा है, आपके पास बहुत सारा समय आएगा कि आप टाइम बर्बाद कर सको। ठीक है ना। पता चले कहीं घूमने निकल जाओ, बच्चों को लेकर पत्नी के साथ घूमने चले जाओ, या आप खाली बैठ के वैसे ही 5-6 घंटे पता चले सूरज को ही देखते रहो पहाड़ों में जाके, तो वेस्ट करने को बहुत टाइम आएगा, बट नॉट नाउ, अभी नहीं है वो टाइम, वो आगे आएगा। ठीक है। तो अभी आपको कंटेंट की पावर की समझनी पड़ेगी, कंटेंट की रियल पावर क्या है, कंटेंट कैसे आपके दिमाग से खेलता है। जो अच्छा कंटेंट हो सकता है वो मे भी बोरिंग हो, लेकिन वो यूजफुल रहेगा, आपको उसको देखना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए। ठीक है ना। ज्यादा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया और वहां पर कुछ आपको ऐसा चित्र चलते हुए दिखाई दे रहे हैं या कुछ ऐसा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सर वो अट्रैक्शन है सिर्फ, उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए थर्ड वन है आपका सीपीआई कंबाइन। अब सरकार को कुछ ऐसे भी आंकड़े चाहिए जो शहरों के लोगों के लिए भी यूज हो और गांव के लोगों के लिए भी यूज हो। भाई कुछ तो सर्विस ऐसी होती है ना जो शहर के लोग भी यूज करते, गांव के लोग भी यूज करते, जैसे मोबाइल फोन है।
अब मोबाइल का जो रिचार्ज हो गांव के लिए भी इतना ही है, शहर के लिए भी इतना ही है, तो उसमें कितनी परसेंटेज में, कितनी दर में उसमें वृद्धि की जाएगी, ये मुद्रास्फीति के ऊपर डिपेंड करता है। उससे मुद्रास्फीति प्रभावित होती है या नहीं होती है। अब मेडिकल जो सर्विसेज हैं उसकी कीमत, अब अगर कोई दवाई, उसकी कीमत एक गांव के लोग व्यक्तियों के लिए भी उतनी है और शहर के व्यक्तियों के लिए भी उतनी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो सरकार इसके लिए क्या जारी करती है कि सीपीआई कंबाइंड एक इंडेक्स जारी करती है, जिससे पता चलता है कि कुछ वस्तुएं जो है वो शहर के और गांव के दोनों के लोगों को, उनके जीवन को महंगाई किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि भारत में महंगाई को नियंत्रण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये उर्जित पटेल साहब है, हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, अब नहीं है। तो उसमें क्या है कि एक लेवल तो कुछ तो होना चाहिए ना कि महंगाई का दर कितना है, क्योंकि महंगाई अगर बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए तो वो भी खतरनाक है, और ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी खतरनाक है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अगर बिल्कुल ही महंगाई कम हो जाए, कम होगी महंगाई, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी देश की। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये तमाम फैक्टर हैं। अगर महंगाई बढ़ जाए तो जो एसेंशियल जो कमोडिटी है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग और नीचे जो वर्ग के लोग हैं उनके पॉकेट से बाहर हो जाएंगे, वो चीजें ही नहीं खरीद पाएंगे अगर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इंडियन की जो करेंसी है, भारतीय जो रुपया है, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। हमारे जो विदेश से जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो अगर ज्यादा महंगाई होगी तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, कि भाई हमें कुछ तो एक ऐसी रेट चाहिए जिसके आसपास हम अपनी महंगाई को रख सके। तो आरबीआई ने इसके लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम था उर्जित पटेल समिति। उसने ये रिकमेंडेशन दी कि भारत में जो महंगाई की दर है ना, वो जनरली 4% और ±2% रहनी चाहिए। प्लस का मतलब 4 से वो बढ़कर मैक्सिमम 6% हो सकती है, और 4 से घटकर वो मिनिमम आपका 2% हो सकती है। इससे ज्यादा ना तो वो हाई जानी चाहिए और ना ही इससे ज्यादा कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, अगर बैलेंस रहेगी। अब देखो, कोई भी मान लो बाहर से कोई पैसा लगाने आता है, इन्वेस्टर है, अब उसको ये दिख रहा है कि भारत में अगर महंगाई की दर अच्छी खासी है तो वो पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर लोगों के पास पैसा है, मेरा प्रोडक्शन बिकेगा, लोग खरीदेंगे, तो मेरे को बेनिफिट होगा। अगर महंगाई की दर यहाँ पर बहुत ही कम है तो कोई भी आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। पता चलेगा कि यार यहाँ तो पहले ही गरीबी के हालात हैं, यहाँ लोगों के पास खाने के वांदे हैं, तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और उर्जित पटेल ने सुझाव दिया कि 4% ±2 का मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाया जा सकता है, और इस लक्ष्य को प्राप्ति की जिम्मेदारी किसकी है, एक संस्था की, जिसका नाम दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति उसका नाम दिया गया। अब हम जो यूपीएससी पूछ सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं, उसकी बैठक एक साल में कितनी होती है, तो ये तमाम सूचना है। तो जो एमपीसी है वो भारत में ब्याज दर को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्याज दर, अब देखो ब्याज दर का नाम आ गया। अब आप लोग एक बात बताइए, यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यदि जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा या कम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देना पड़ेगा तो आप लोन क्या लोगे, कम लोगे, है ना। तो इससे महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? तो इससे सर महंगाई, सिंपल बात है, इससे महंगाई कम होगी। जब लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं है तो वो खर्च क्या करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो उनके पास महंगाई कैसे बढ़ेगी? वही बात है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, सिंपल। अब यदि बैंक दर अपनी लोन को कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, तो जो व्यक्ति बाइक लेने की सोच रहा था, तो अगर इतने ही इंटरेस्ट रेट उसको पे करना पड़े जितना उसको बाइक पे करना पड़ रहा, तो वो क्या कार नहीं लेगा। तो कार की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो आपका क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जब ब्याज रेट को बढ़ाया जाता है तो आपका इन्फ्लेशन कम होगा, और जब ब्याज रेट को कम किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को, तो आपकी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और इसी टाइम में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है,
तो देखिए एमपीएससी क्या करती है, ये रिकमेंडेशन करती है किसकी, कि भाई ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, बैंकिंग की ब्याज दर कितनी होनी चाहिए। मैंने वर्ड यूज किया यहां पर रिकमेंडेशन, अनुशंसा, मतलब ये गवर्नमेंट को अनुशंसा करती है कि आपको इतनी रखनी चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल जो डिसीजन होता है वो एमपीसी का नहीं होता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो आरबीआई का होता है, आरबीआई का होता है, ठीक है। तो आरबीआई फैसला करता है कि भारत में मॉनिटरी की जो बैंकिंग की जो रेट है वो कितनी रहेगी, ठीक। एमपीसी वर्ष में कम से कम 6 बार अपनी बैठक आयोजित करता है, मतलब हर 2 महीने के बाद एक बैठक आयोजित करता है और इसके बाद अपने निर्णय प्रकाशित करता है। इस समिति में जो है 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके जो है 2 आरबीआई के और 3 आरबीआई के होते हैं और 3 आपके गवर्नमेंट के होते हैं, जो भारत सरकार है 3 वो अपने व्यक्ति भेजती है, 3 आरबीआई अपने व्यक्ति भेजता है। और इसको चेयर कौन करता है, इसको चेयर करता है आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। यूपीएससी यहां पर पूछ लेगी कि जो वित्त मंत्री है वो इस कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, वित्त मंत्री इस कमेटी का अध्यक्ष नहीं होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, आरबीआई का जो गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। अब यूपीएससी पूछ लेगी कि जो इसकी अनुशंसाएं है, जो रिकमेंडेशन है वो बाध्यकारी है या नहीं है, तो बिल्कुल बात है, समिति है सर इसकी रिकमेंडेशन बाध्यकारी नहीं है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाध्यकारी नहीं है। अब दूसरा आपसे पूछ लेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। दूसरा पूछ लेगा ये किसी वैधानिक बॉडी है, किसी कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, जस्ट सिंपल एक कमेटी है जिसका सरकार ने निर्माण किया है, सरकार ने जिसको गठित किया है, तो ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये सारी डिस्कस हुआ, अब बात करते हैं कि महंगाई की दर, ग्रोथ और बेरोजगारी के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले समझिएगा इस चीज को, समझिएगा, ये जो पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा हुआ है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन क्या है ना, मेन चीज है आपका समझना चीजों को, और दूसरी चीज है कि कैसे मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, उसको समझ के आप अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स बना पा रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट है। फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार हो जाए, फिर आप कितनी अच्छी बुक पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, ठीक है। तो देखिए मुद्रास्फीति की जो दर है, ग्रोथ है और बेरोजगारी के बीच में क्या रिलेशन है। अब मान लो हमें देश की ग्रोथ बढ़ानी है, समझिएगा आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। मान लो आपको अपने देश की ग्रोथ बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री में कौन काम करेगा सर, मजदूर काम करेंगे, तो मजदूरों को अपॉइंट करना पड़ेगा ना, मजदूरों को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है यदि ग्रोथ बढ़ती है तो बेरोजगारी क्या होती है आपकी, कम होती है, क्योंकि यहां पर रोजगार मिल रहा है और ग्रोथ बढ़ रही है, सिंपल। अब दूसरी बात, अब जब अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, उस पैसे से वो लोग सामान खरीदेंगे, और सामान खरीदेंगे तो संभावना है कि महंगाई आपकी बढ़ सकती है, महंगाई आपकी बढ़ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेरोजगारी है उसका मुद्रास्फीति के साथ इन्वर्सल जो रिलेशन है, इन्वर्ट रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। मतलब महंगाई बढ़ेगी, इसका मतलब है कि बेरोजगारी घटेगी, ठीक है। बेरोजगारी घटेगी और रोजगार बढ़ेगा। और दूसरी बात, यदि महंगाई कम होगी, इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी आपकी बढ़ेगी। ये उल्टा रिलेशन में चलती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, बेरोजगारी और ग्रोथ का सीधा रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, सिंपल है ना। अब ग्रोथ और मुद्रास्फीति का सीधा रिलेशन है, ग्रोथ बढ़ती है तो मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। बस यही चीजें हैं जो आपको इस पूरे उसमें समझाई गई है। तो देखिए मुद्रास्फीति की दर और ग्रोथ के दर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप नई फैक्ट्री लगाओगे
तो आप उसमें मजदूर लगेंगे, मजदूर मिलेंगे तो उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा दोगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे तो महंगाई आ सकती है। तो ग्रोथ का जो है डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ है? आपका महंगाई के साथ। सिंपल। यदि ग्रोथ की दर को बढ़ाया जाता है तो महंगाई की दर भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जो मुद्रास्फीति की दर है और बेरोजगारी की दर के बीच में ऋणात्मक इनवर्ट रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब कि जब महंगाई की दर बढ़ती है, महंगाई की दर का बढ़ना क्या कि चीजें महंगी होगी है। चीजें महंगी क्यों होगी? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा होगा। पैसा कब आएगा? जब लोगों के पास रोजगार होगा। अगर लोगों के पास रोजगार है तो महंगाई, तो बेरोजगारी की दर क्या होगी? नीचे जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी, और जब महंगाई कम होगी इसका मतलब क्या है? लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसका मतलब उनके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो बेरोजगारी ज्यादा है। तो महंगाई जब ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लोगों के पास रोजगार है। महंगाई कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार ज्यादा है। ठीक है। तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच में जो ऋणात्मक संबंध होता है, इसे हम लोग किसके नाम से दिखाते हैं? फिलिप्स कर्व के नाम से दिखाया जाता है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देखिएगा, पाई चार्ट जो बना हुआ है कि जैसे जैसे आपका जो प्राइस है वो बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो अभी आपकी डाउन होती चली जाती है। तो नॉर्मली केसेस में तो यही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो तो डाउन जा रही है, मतलब बेरोजगारी की जो दर है वो तो कम जा रही है। लोगों के पास जो है वो रोजगार अच्छा खासा है, लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद क्या होता है, इन सब चीजों के बाद यदि बेरोजगारी को कम करने के लिए ग्रोथ को बढ़ाया गया है तो मजदूरों की मांग अधिक होगी। इसके कारण न केवल मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है बल्कि इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। इसको क्या हम लोग बोल देते हैं? वेज इन्फ्लेशन, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है। वेज का मतलब क्या होता है? सैलरी, तनख्वाह, मजदूरी, दिहाड़ी जो मजदूरों को मिलता है। तो जैसे जैसे आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप ज्यादा फैक्ट्री लगाओगे वहां पर आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो मजदूरों के भी भाव बढ़ेंगे। मजदूर भी डिमांड करेगा, वो भी आपके साथ बार्गेनिंग करेगा कि मेरे को 100 रुपए की जगह 200 रुपए की मजदूरी चाहिए तो मैं ये काम करूंगा। अब 200 रुपए की अगर आप मजदूरी दोगे, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप 200 की जगह उसकी लागत लगाकर आप उसको 400 में बेचना चाहोगे, जबकि वो अगर वही मजदूर उसको 100 रुपए में करता तो आप उसको 200 रुपए में बेच लेते। सिंपल सी बात है ना। तो 200 से 400 का जो ये गैप है, ये 200 रुपए क्या, ये महंगाई तो बड़ी है। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? ये वेज इन्फ्लेशन है। ये भी इन्फ्लेशन का एक टाइप है, जो लोगों की इनकम बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन पैदा हो जाती है उसको हम लोगों ने वेज इन्फ्लेशन का नाम दे दिया। ठीक। तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति जो है, ये जो महंगाई है, इसका जो सामान्य वर्ग है जिनके पास एक सैलरी आती है, या किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यूपीएससी आज के टाइम में बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है कि आप समाज में देखिए कि क्या चेंजेस है। आप महंगाई को जब हम लोग, आप बार बार चिल्ला रहे हो कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, तो महंगाई का जो है एक निश्चित सैलरी वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगी आपसे। तो आपको इसके लिए भी रेडी होना। और अगली वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी यूपीएससी से आपसे डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।